बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 20 क्लास 12 में इम्पीडेंस के टॉपिक के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। इस चैप्टर के सीक्वेंस में ये आज का हमारे पास लास्ट टॉपिक है और मैं चाहूंगा कि जिस तरह आप मेरे साथ पिछले तमाम टॉपिक्स में रहे, आप यहां भी इसी तरीके से तवज्जो से ये सुनेंगे। स्टूडेंट्स, इम्पीडेंस क्या है? इससे पहले हमने अपना जो पिछला लेक्चर था उसमें दो चार चीजें पढ़ी थी। पहली चीज पढ़ी थी हमने रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस कहते हैं कि किसी भी आपके पास सर्किट में कोई भी ऐसा रेजिस्टर जो आपके पास करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करे, अपोज करने की कोशिश करे, उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये इसको आर से जाहिर करते हैं, ठीक है। इसका बड़ा मेजर किरदार होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में। यानी रेजिस्टेंस क्या करता होता है? इलेक्ट्रिसिटी के भाव को, फ्लो को कंट्रोल भी करता होता है। एक और वर्ड है जो हमने पढ़ा था, वो था आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा था, जिसको हमने XL से जाहिर किया था। इंडक्टिव रिएक्टेंस था द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ AC करंट और AC वोल्टेज इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये होता था हमारे पास किस में? ये हमारे पास होता था इंडक्टर में, किसी भी ऐसी कॉइल में जिसमें बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स हो, ठीक है। उसमें जो आपके पास जो अपोजेस होते थे उसको XL से जाहिर करते थे। इसी तरह एक चीज आपने पढ़ी थी, वो था कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये कहां पढ़ा था आपने? ये कैपेसिटर में पढ़ा था। सेम वही, तीनों की डेफिनेशन नियरली सेम है। इसमें द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ AC इन कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका चक्कर जो होता है वो रेजिस्टर्स में होता है, इसका जो चक्कर होता है वो हमारे पास इंडक्टर में होता है, और इसका जो हमारे पास होता है वो कैपेसिटर्स में होता है। और इन तीनों का इज्तिमाई तौर पर कंबाइंड इफेक्ट को हम इंपीडेंस कहते होते हैं। इंपीडेंस कहते हैं द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज नोन एज इंपीडेंस। इसको Z से जाहिर करते होते हैं, इसलिए मैंने ऑलरेडी Z इस जगह पे लिख दिया। हमारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे सर्किट होते हैं जिनमें आपके पास रेजिस्टेंस भी होती हैं, जिनमें हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी हमारे पास ये मौजूद होती हैं। सारी कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, इंडक्टर्स होते हैं, तो उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है उसको हम इंपीडेंस कहते हैं। सो इंपीडेंस इज फॉर ऑल, यानी इनका ताल्लुक इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। और एक बात मैंने और पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से समझाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि ये हो या ये हो, इन सब की जो यूनिट होती है दैट इज ओहम। ये ओहम होती है, जिसको हम इस साइन से भी जाहिर करते हैं। ये सब की जो थी वो कंबाइंड यूनिट थी, यानी इसकी यूनिट, इसकी यूनिट, इसकी, और इवन इंपीडेंस, चूंकि उन सब का कंबाइंड इफेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी यूनिट भी हमारे पास क्या होगी? ओहम होगी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं इंपीडेंस का रोल बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि फर्ज करें अगर मैं रेजिस्टेंस को किसी इंडक्टर के साथ जोड़ता हूं तो जो इंपीडेंस पैदा होगी वो कैसी होगी। फिर मैं बताऊंगा अगर रेजिस्टेंस को कैपेसिटर के साथ जोड़ता हूं तो उसकी इंपीडेंस कैसी होगी, और अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो उनकी आपके पास इंपीडेंस कैसी होगी। वो कि आपकी बुक में ये तीनों चीजें नहीं दी हुई कंबाइन, तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ इंपैक्ट जो है वो आज हमारा जो है सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है, यानी इसी चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला हमारे पास जो था दैट इज RL सीरीज AC सर्किट। यानी हमारे पास जो AC सर्किट है उसमें अगर R और L को सीरीज में कंबाइन किया जाए
तो हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आता है और उसकी इंपिडेंस क्या आती है। आर कहते होते हैं स्टूडेंट्स रेजिस्टर को, और एल कहते होते हैं इंडक्टर को। ये इसकी एल को ऐसे सेल्फ इंडक्टेंस भी कहा जाता है। और उसको सीरीज में अगर हम जोड़ें तो हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आएगा, उसकी नेट इंपिडेंस क्या आएगी। आप जरा गौर से देखें स्टूडेंट्स, फर्ज करें हमारे पास ये एसी सर्किट है, ये एसी सर्किट है, और एसी सर्किट के साथ हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस को जोड़ा हुआ है। ये देखें, ये रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, और इसके साथ फिर हमने ये इंडक्टर जोड़ा हुआ है। ये यानी ये रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से इसका हम एल नाम रख लेते हैं। वैसे ओवरऑल अगर रेजिस्टेंस के हिसाब से नाम रखा जाए तो ये एक्स एल होगा एक्चुअली नाम, क्योंकि ये रेजिस्टर है तो ये हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी एक्चुअली, जो ये हमारे पास यहां से डिलीवर करेगी। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस को और एक हमने इंडक्टर को, दोनों को सीरीज में जोड़ लिया। पहला काम हम लोगों ने ये किया। अब बिफोर डूइंग एनीथिंग मोर, अभी मजीद कुछ करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को जरूर बताऊंगा। आप लोगों को अगर याद हो, पिछला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 4 था हमारा, उसमें मैंने एक बात बताई थी कि रेजिस्टेंस में आपका एसी सर्किट का वोल्टेज और करंट इन फेस होता है, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में कोई हमारे पास किसी किस्म का जो है एंगल डिफरेंस नहीं होता, यानी अगर हम कहें फेस एंगल कोई नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं इन फेस। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस में याद रखना, रेजिस्टेंस में इन फेस होता है, ये इन फेस। इन फेस का मतलब है नो फेस एंगल, यानी फेस एंगल कोई नहीं है। यानी जिस तरह वोल्टेज आ रही है, अगर वोल्टेज बढ़ रही है आपकी करंट भी बढ़ रही है। वोल्टेज जीरो हो रही है तो करंट भी जीरो हो रही है। वोल्टेज किसी भी पोजीशन पे है, किसी एंगल पे मौजूद है, तो आपका करंट भी उसी एंगल पे मौजूद है। दोनों के डिफरेंस में कोई जीरो ही आ रहा है हमारे पास और कुछ भी नहीं आ रहा। रेजिस्टेंस में इन फेस होता है, ये हमने कहां पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा। इंडक्टर में मैंने बताया था, इंडक्टर में, इंडक्टेंस में या इंडक्टर में मैंने बताया था कि आपका इंडक्टर में जो वोल्टेज होती है वो लीड करती है, यानी वी लीड आई, यानी वी हमारे पास आई को लीड करता है। तो मैंने इसकी एक बड़ी बताई थी कि आप उसको ई एल आई भी पढ़ सकते हैं। ई एल आई, ई वोल्टेज को कहते हैं, एल हम किसको कहते हैं, इंडक्टर को कहते हैं, और आई जो है करंट, यानी वी लीड करती है हमारे पास करंट को। यानी फर्ज करें अगर जब मैं एसी करंट यूज करूंगा, जब ये करंट यहां से ऑन हो जाएगा, रेजिस्टेंस में से जब वोल्टेज गुजरेगी और जब करंट गुजरेगा, ये इन फेस गुजरेंगे। इन फेस का मतलब है वोल्टेज बढ़ेगी करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगी करंट भी कम होगा। लेकिन जब इधर से बात स्टार्ट होगी तो वोल्टेज के मैक्सिमम होने से करंट जीरो हो जाएगा और करंट के मैक्सिमम होने से वोल्टेज जीरो हो जाएगी। यानी एक्चुअली यहां क्या होता जा रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां आपके पास 90 डिग्री का फेस क्रिएट हो रहा है। इसको कहते होते हैं 90 डिग्री का फेस हमारे पास क्रिएट हो रहा है। तो यानी इधर मैं इसका ये कह सकता हूं कि वोल्टेज लीड्स, ये मैंने लिख लिया था, मैं रेड से लिखना चाह रहा हूं क्योंकि मैंने ये रेड से लिखा हुआ था ताकि आपको प्रोमिनेंटली नजर आए। तो ये हमारे पास है, यहां से इन फेस, यहां से वोल्टेज लीड कर रही है, करंट लैग कर रहा है। ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया भाई, यानी करंट तो ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट है ये तो कंफ्यूज हो गया। ये कह रहा हाँ भैया ये क्या मसला है, यहां से मैं इन फेस जा रहा हूं, यहां से जैसे मैं जाने की कोशिश करता हूं वोल्टेज बढ़ जाती है, तब जाके करंट हमारा जीरो होता है। वोल्टेज हमारे पास जीरो हो जाती है तो करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो इनका एक कंबाइंड इफेक्ट पैदा होगा। उस कंबाइंड इफेक्ट को जरा इस तरह जाहिर करेंगे। देखें एक बात याद रखें, ये सीरीज सर्किट है। ये कौन सा सर्किट है हमारे पास, सीरीज। सीरीज सर्किट में एक चीज हम पिछले काफी 2-3-4 सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि सीरीज सर्किट में जो करंट होता है वो हमारे पास सेम होता है, करंट सेम हमारे पास होता है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करें। पहले मैं रेजिस्टर पे आता हूं। रेजिस्टर पे, रेजिस्टर की वोल्टेज भी यहां है
रुके चले, रेजिस्टर की वोल्टेज यहां है हमारे पास, ये वी आर, और करंट भी यही है, करंट भी यही है, आई आर भी यही है। क्यों? क्योंकि ये इन फेस है, इन फेस। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये इन फेस है। ये किसका फेसर डायग्राम मैंने बनाया? पिछले टॉपिक में मैंने फेसर डायग्राम भी बताया था कि अगर आपकी वोल्टेज जिस डायरेक्शन में होगी, करंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, सो उन दोनों के बीच में किसी किस्म का फेस एंगल नहीं होगा। अब आते हैं इंडक्टर में। एक बात तो डन है, करंट यहां हो या यहां हो, करंट सेम ही होता है हमारे पास। ये वोल्टेज है जो यहां करंट के साथ इन फेस चल रही है, लेकिन यहां करंट से हमारे पास लीड कर रही है। ये हमने किसका जाहिर किया? ये रेजिस्टेंस की वोल्टेज, और उसी साइड पे करंट भी होगा। अब चूंकि यही डायरेक्शन अगर हमारे पास इंडक्टर के करंट की भी है, क्योंकि करंट होता ही सेम है सीरीज में, तो हम ये कह सकते हैं कि यही डायरेक्शन जो है हमारे पास किसकी, जो इंडक्टर है, इंडक्टर को एल कहते हैं, उसकी भी डायरेक्शन करंट की यही है। वोल्टेज की बात नहीं कर रहा हूं, वोल्टेज करंट को क्या कर रही है हमारे पास? लीड कर रही है। ये मैं बात कर रहा हूं किसकी? करंट की बात कर रहा हूं। तो जब स्टूडेंट्स करंट हमारे पास इंडक्टर का भी यही है, रेजिस्टर का भी यही है, तो अगर इंडक्टर के करंट को, यानी इंडक्टर के करंट को इंडक्टर की वोल्टेज के साथ अगर पेश किया जाए, तो इंडक्टर की वोल्टेज ये होगी स्टूडेंट्स, ये क्योंकि ये 90 के फेज पर ऊपर होती है। ये किसकी? इंडक्टर की वोल्टेज है हमारे पास। ये हमने क्यों बनाया 90 डिग्री का? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि इंडक्टर की जो वोल्टेज है वो इंडक्टर के करंट को 90 डिग्री से लीड कर रही होती है, वी लीड्स आई। ठीक है, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। तो ये सारा जो है इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। दोबारा सुन ले, जब हमारे पास एसी करंट यूज हुआ, इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस का भी करंट है, इसी डायरेक्शन में हमारे पास इंडक्टेंस का भी करंट है, इंडक्टर का। और चूंकि रेजिस्टेंस का करंट और रेजिस्टेंस की वोल्टेज दोनों इन फेस होते हैं, तो फिर रेजिस्टेंस की वोल्टेज इसी डायरेक्शन में हमारे पास होगी। लेकिन इंडक्टर की वोल्टेज इंडक्टर के करंट को 90 के फेस पे जो है वो मिलके जा रही होती है, 90 डिग्री पे ऊपर जा रही होती है। तो स्टूडेंट्स वो लाइन जो इसको इससे ज्वाइन करेगी, इसको कहते होते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अगर वेक्टर के कॉम्बिनेशन पे जाए तो इसको कहते हैं नेट वोल्टेज। यानी यहां वोल्टेज इन फेस है, यहां वोल्टेज लीड कर रही है, तो फिर नेट रिजल्ट क्या आया हमारे पास? ये ऐसे ही है जैसे फर्ज करो मैंने 2 बिजनेस खोले। एक बिजनेस में मुझे 5,000 का फायदा हुआ, ठीक है। दूसरे बिजनेस में मेरे पास जो है वो 100 रुपए का नुकसान हो गया। ये चले 2,000 रुपए का नुकसान हो गया, थोड़ा बड़ा नुकसान करते हैं। तो घर वाले मुझे हर बात पे कहते हैं वाह भाई 5,000 रुपए कमा लिया। घर वाले ये नहीं देखते कि नुकसान भी तो मैंने किया अपने एक बिजनेस में। तो मेरे पर नेट रिजल्ट क्या आया? 3,000 का रिजल्ट आया। तो उनको ये कहना चाहिए भाई तूने 3,000 कमाया क्योंकि तूने एक बिजनेस में नुकसान भी किया। यहां वोल्टेज इन फेस है, यहां वोल्टेज लीड कर रही है, तो इनका जो नेट रिजल्ट है वो ये हमारे पास आएगा। ये नेट रिजल्ट है स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है कि पाइथागोरस, ये तो चूंकि 90 हम ऑलरेडी डिस्कस, पाइथागोरस थ्योरम के लिहाज से जो नेट वोल्टेज का स्क्वायर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट डाल दो, वजह आपको समझ आ गई होगी। इधर भी डालें और इधर भी डालें, वजह आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास हमने नेट वोल्टेज को फाइंड आउट करना है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, वी आ गया जो कि वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल के स्क्वायर का स्क्वायर रूट है हमारे पास। ये हमारे पास नेट रिजल्ट आ गया स्टूडेंट्स। अब आप v इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर, लेकिन मैं आई आर नहीं लिखूंगा, आई जेड लिखूंगा, बिकॉज हमारे पास मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंपिडेंस किसे कहते होते हैं? इंपिडेंस कहते हैं जो हमारा इसका नेट रिजल्ट आ रहा है, रेजिस्टेंस का भी और इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी जो नेट रिजल्ट है दैट इज कॉल्ड इंपिडेंस।
तो फॉर्मूला एक्चुअली वही v इज इक्वल टू आई आर है, लेकिन r इधर नहीं लगाएंगे क्योंकि नेट एक r भी है और xl भी है, इनका नेट रिजल्ट जो होता है वो z होता है। तो ये मैंने z लगा दिया जिसको इंपेडेंस कहते हैं। यहां हमारे पास क्या है, ये v किसका है, रेजिस्टेंस का है, तो ये v इज इक्वल टू आई आर होगा उसका स्क्वायर, और ये xl है, सॉरी vl है। तो इसमें फॉर्मूला वही है v इज इक्वल टू आई आर, लेकिन आई आर नहीं लगाएंगे बल्कि xl लगाएंगे हम। xl क्यों लगाएंगे, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, देयर इज नो रेजिस्टेंस बट इंडक्टिव रिएक्टेंस इफ दिस इज प्योर, अगर ये प्योर फॉर्म में मौजूद हो। तो हमारे पास आई जी इज इक्वल टू आ गया आई स्क्वायर आर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लगा, इधर आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर आ गया हमारे पास। इन दोनों में से आई स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो बाकी बचता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, और सबके ऊपर लगा दो स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा, यानी आई स्क्वायर के ऊपर भी होगा और इसके ऊपर भी होगा। मैंने लहदा क्यों किया, करंट दोनों में सेम था, क्योंकि करंट मैंने कहा है ना सीरीज में हमारे पास करंट जो होता है वो सेम होता है, दोनों का करंट आई आई है, मत यहाँ आई आर कर दो, नेवर, बिकॉज करंट हमारे पास सीरीज सर्किट का सेम होता है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए, आई मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो नेट इंपिडेंस आएगा, नेट इंपिडेंस वो आई और आई कट गया, वो नेट इंपिडेंस जो आएगा वो आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल के स्क्वायर के इक्वल आएगा। हम मजीद इसको जरा स्टडी करेंगे थोड़ा सा। अब ये देखें z हमारे पास आ गया r का स्क्वायर, और xl को हम 2 पाई fl भी कह सकते हैं, 2 पाई fl। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसका फॉर्मूला समझा भी दिया था, xl को 2 पाई fl, वैसे आमतौर पे इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा l, ओमेगा को 2 पाई f भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास नेट इंपिडेंस आ गई, नेट इंपिडेंस किसकी, इस सर्किट की। तो नेट इंपिडेंस को अगर देखा जाए, फर्ज करो अगर हम इसकी सर्किट डायग्राम बना भी लेते हैं, ये याद रखें, तो ये यही डायग्राम बनेगी, यानी ऐसी डायग्राम जिसमें ये हमारे पास रेजिस्टर होगा, ये हमारे पास क्या होगा एक्सएल होगा, ये जो इसका रेजिस्टेंस, और ये इसको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है ये इंपिडेंस की लाइन होगी। ये क्यों हमारे पास डायग्राम ऐसी बन रही है, आप जरा इसको गौर से देखें। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूं तो क्या आएगा, z का स्क्वायर, ये आएगा, स्क्वायरिंग कर लूं, z का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस xl का स्क्वायर, क्या आएगा देखें जरा गौर से, z का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस xl का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये तो पाइथागोरस थ्योरम है कि दो चीजों के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वो दो चीजें, एक परपेंडिकुलर होगी और एक बेस होगी हमारे पास, तो ये ज्वाइन करने वाली हाइपोटेन्यूज होगी। सो एक्चुअली अगर मैं इसको डायग्राम की फॉर्म में लिखना चाहूं तो दिस इज द सेम डायग्राम जो हमारे पास यहां मौजूद थी। तो ये हमारे पास फेसर डायग्राम है किसकी, इसकी इंपिडेंस की, जो हमारे पास इसमें क्रिएट हुआ था। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगर स्टूडेंट्स हम इसका फेस एंगल फाइंड करेंगे, क्या फेस एंगल, आप खुद अंदाजा लगाएं, आप खुद एंगल, इसको फेस एंगल ये वाला एंगल है, ठीक है, फाई का नाम देते हैं, फाई फेस एंगल। व्हाट इज फेस एंगल, यहां वोल्टेज और करंट इन फेस थे, यहां वोल्टेज और करंट 90 डिग्री पे जो है वो फेस एंगल बना रहे थे। तो कंबाइन क्या एंगल इनका बनेगा, उसका आप डायग्राम से भी फॉर्मूला बना सकते हैं, इस डायग्राम से भी, इस डायग्राम से भी। इस डायग्राम से जाते हैं, ये देखें, ये वाला एंगल ले लें, ये वाला, इसको 5, तो आप देखें tan फाइव इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के, बेस क्या VR है। इसी तरह मजीद tan फाइव हमारे पास होगा, VL क्या होता है, V इज इक्वल टू
आई एक्सएल हो जाएगा, क्योंकि हम इसकी बात करें V इज इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन यहां चूंकि हमारे पास ये इंडक्टर है तो उसमें उसका एक्सएल होता है, उसका जो उसकी जो आपकी पास अपोजिशन होती है, तो हम आई एक्सएल, इधर ये रेजिस्टेंस वाला है तो इसको आई आर कहेंगे। आई और आई कट जाएगा क्योंकि आई सेम है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं करंट हमारे पास सेम है, सीरीज सर्किट लगा हुआ है हमारे पास, इसी दोनों कट जाएंगे। tan वहां जाके हो जाएगा tan इनवर्स। तो स्टूडेंट्स tan इनवर्स XL ओवर R, XL को 2 पाई FL भी कहा जा सकता है, 2 पाई FL ओवर R। यानी अगर आपने फेस एंगल फाइंड आउट करना हो किसका, इसका कि नेट एंगल क्या बना, एक साइड पे वोल्टेज लीड कर रही है, दूसरी साइड पे वोल्टेज लैग कर रही है, तो नेट एंगल क्या बना, तो यही है। आप इस डायग्राम से भी जा सकते थे। tan फाई होगा परपेंडिकुलर जो कि XL है ओवर बेस R है, तो XL की जगह पर आप वही 2 पाई FL लिख सकते हैं, यानी वही चीज हमारे पास 2 पाई FL ओवर R, tan वहां जाके tan इनवर्स हो जाएगा, यानी हमारे पास फेस एंगल आराम से आ जाएगा। सो यू कैन यूज बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल। अभी बहुत सारा बताने को है, लेकिन बात ये कि आपके जो बुक का जो टॉपिक है वो मुझे इजाजत नहीं देता कि इससे मजीद हम आगे जा सके। तो आई होप आप लोगों को ये सारे का सारा समझ भी आ गया होगा और आप इसको अच्छे तरीके से एक दफा देख भी सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आरसी सीरीज एसी सर्किट, यानी एसी सर्किट को अगर रेजिस्टर और कैपेसिटर को आपस में जोड़ लिया जाए तो फिर हमारे पास नेट इंपेडेंस क्या है। एक्चुअली मेन चीज तो इंपेडेंस ही है। तो पहला हमने आरएल्स पढ़ा और आप आई होप आप लोगों को वो समझ भी आ गया होगा, वो इतना मुश्किल नहीं था। और सीरीज सर्किट अगेन आ गया, लेकिन इस दफा रेजिस्टर को किसके साथ जोड़ना है, कैपेसिटर के साथ जोड़ना है। आप देखें ये हमारे पास एक एसी सोर्स है, ये एसी सोर्स है, ठीक है, और इस एसी सोर्स को पहले हम रेजिस्टर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं और उसके बाद आ रहा है हमारे पास कैपेसिटर, ये हमने ज्वाइन कर लिया। ये हमारे पास रेजिस्टर था, ये हमारे पास कैपेसिटर, यानी इसके ओवरऑल इफेक्ट को एक्सी कहेंगे, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये हम कहेंगे हमारे पास। अब एक चीज तो डन है कि करंट सीरीज सर्किट है ना, कौन सा सर्किट है, सीरीज सर्किट है हमारे पास। सीरीज सर्किट में आप देखें हमने रेजिस्टर को कैपेसिटर के साथ जोड़ा हुआ है, तो इसमें हमारे पास एक चीज सेम होती है, करंट सेम होता है। करंट पे कोई बहस नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं, करंट सेम हुआ। लेकिन एक चीज हमने पढ़ी थी, इसमें एक रूल पढ़ा था जिस रूल को कहते होते हैं आइस रूल। आइस, करंट, आई फॉर करंट, ई फॉर वोल्टेज। करंट इन कैपेसिटर लीड्स द वोल्टेज। कैपेसिटर में करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करता है, यानी करंट मैक्सिमम होगा, वोल्टेज जीरो से स्टार्ट करेगी। करंट जीरो होगा तो वोल्टेज हमारे पास मैक्सिमम चली जाएगी, यानी एक दूसरे पे 90 का फेस एंगल इनका बनेगा, इनका 90 का हमारे पास एंगल बनेगा। लेकिन रेजिस्टेंस में क्या होगा, जब आपकी वोल्टेज यहां से अप्लाई हुई तो करंट भी अप्लाई हुआ, तो दोनों इन फेस थे। यानी एक्चुअली अगर हम गौर से इस चीज को पढ़ें, यहां रेजिस्टर में इन फेस की कहानी है, इन फेस की कहानी है, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कैपेसिटर में, जिसको हम सी भी कह सकते हैं, तो उसमें हमारे पास करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2, 90 डिग्री से वो क्या कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है हमारे पास 90 डिग्री पे, या फिर हम इस पे यहां लिख सकते हैं और 90 डिग्री पे लीड कर रहा होता है। इसका मतलब हुआ कि अब हमारे पास यहां भी नेट इंपेडेंस हमें जिस तरह उसी तरीके से फाइंड करनी होगी जैसे हमने पिछले को फाइंड आउट किया था। आप जरा गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। पहले बात, जब मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा, रेजिस्टेंस की वोल्टेज और रेजिस्टेंस का करंट, जो कि ये इन फेज होते हैं, तो इसलिए वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं स्टूडेंट्स, एक ही डायरेक्शन में।
ये तो है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि सीरीज सर्किट में करंट दोनों में सेम होता है, तो इसका मतलब है करंट के लिए जो डायरेक्शन हमारी रेजिस्टेंस ने चुनी है, करंट के लिए वही डायरेक्शन कैपेसिटेंस भी चुन रहा है सीरीज सर्किट की वजह से। लेकिन हमने यहां पढ़ा कि करंट वोल्टेज को 90 से लीड करता है, किसमें? कैपेसिटेंस में। यानी इसका मतलब हुआ वोल्टेज लैग करती है, पीछे होती है। तो बजाय इसके हम वोल्टेज को यहां करें जो ऊपर चली जाए और आगे, हम इसकी वोल्टेज को ड्रॉ नीचे की तरफ करेंगे जो कि -90 का एंगल होता है। वोल्टेज हमारी लैग कर रही है। ये वोल्टेज किसकी है स्टूडेंट्स? ये कैपेसिटर की वोल्टेज है। तो इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको नेट वोल्टेज कहा जाता है, नेट वोल्टेज। और ये हमारे पास माइनस में भी तस्वर हो जाती है। माइनस क्यों? माइनस बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है इसकी, ऊपर नहीं है नीचे है। नीचे वाई एक्सेस हमेशा नेगेटिव होता है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस की लाइन है। सो अगेन करंट दोनों का सेम है, सीरीज सर्किट, तो दोनों की डायरेक्शन एक। लेकिन जहां तक बात है वोल्टेज की, जिधर रेजिस्टेंस का करंट है वोल्टेज भी उसी डायरेक्शन में हमारे पास मौजूद है। बट चूंकि इसी डायरेक्शन में हमारा कैपेसिटर का भी करंट मौजूद है, तो कैपेसिटर के करंट के साथ उसकी वोल्टेज 90 पे लैग कर रही होती है। तो हमने डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन नीचे बना दी हमने, याद है। अब ये भी हमारे पास पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है कि हमारे पास v का स्क्वायर इक्वल होगा, ये v का स्क्वायर, इस ये v आ रहा है, हमने वोल्टेज को चेक कर रहे हैं क्योंकि करंट तो हमारे पास सेम है, प्लस माइनस vc का स्क्वायर। तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू vr का स्क्वायर, ये भी प्लस vc का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगाओ स्टूडेंट्स, यहां भी और यहां भी। तो यहां तो हमारे पास v आ गया, यहां आ जाएगा vr का स्क्वायर प्लस vc के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये फाइनल रिजल्ट आया। लेकिन अगर मजीद आगे हम मूव करते हैं, VR किसके? ये तो V है ना, नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज में ये दोनों है और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होता है वो इंपेडेंस होता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR की बजाय IZ लिखेंगे आप नेट रिजल्ट के लिए। ये VR का स्क्वायर है, यानी V इज इक्वल टू IR होता है, IR का स्क्वायर। I वैसे ही हमारे पास सेम है, और VC होगा IXC का स्क्वायर और उसके ऊपर ये स्क्वायर रूट। IZ I का स्क्वायर, I स्क्वायर R स्क्वायर, I स्क्वायर XC का स्क्वायर, I स्क्वायर कॉमन निकाल लो, बाकी R का स्क्वायर XC का स्क्वायर, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, इस पे भी लिखाओ, इस पे भी लिखाओ। इस पे तो I आजाद हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इस पे हमारे पास रहेगा R का स्क्वायर और XC का स्क्वायर। I और I आपस में कैंसिल हो गए, तो नेट इंपेडेंस जो आएगी वो R का स्क्वायर प्लस XC के स्क्वायर के स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। ये नेट इंपेडेंस है। और अगर बच्चों इस नेट इंपेडेंस की हम फेसर डायग्राम बनाएं तो वो उसी तरीके से आएगी जो ये हमारे पास पाइथागोरस में आएगी। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। उसमें भी ये क्यों है, ये हमारे पास जो है ये R है, ये हमारे पास जो है ये XC है, और ये ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ये हमारे पास नेट इंपेडेंस होगी। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ये पाइथागोरस थ्योरम है, और पाइथागोरस थ्योरम में जो ये वाली चीज होती है ना, कि दोनों साइड पे स्क्वायर ले ली जाए, इस साइड पे हाइपोटेन्यूज होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। ये एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है, दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, यानी ओवरऑल जो मैं बात कर रहा हूं। तो आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब मजीद अगर हम इसको लेके चलें, आपको XC का एक फार्मूला याद हो, XC का एक फार्मूला था 1/ωc, याद होगा। हम इसको 1/2πfc भी कह सकते हैं, यानी R स्क्वायर प्लस 1/2πfc। पिछला टॉपिक आप लोग मेरा देखें, बड़े तफसील से और बड़े अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाया था। ये हमारे पास इसका नेट फार्मूला आ जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाना था, 1 का स्क्वायर वैसे 1 ही होता है क्योंकि मैंने होल स्क्वायर लगाना था, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब चलते हैं इसके फेस एंगल पे। फेस एंगल, नेट एंगल क्या हुआ हमारे पास? फेस एंगल नेट
ठीक है, फेस एंगल, फेस एंगल के लिए वही tan ये इधर लगा दें, इधर लगा दें कि बात दोनों से एक ही आएगा। आपने पिछले को देख लिया था, ये tan थीटा इज इक्वल टू होता है, अच्छा ये याद रखें, ये नेगेटिव लेंगे आप क्योंकि डायरेक्शन नीचे वाली साइड पर है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है, हमने फेस एंगल को फाई लिया था, याद होगा फाई, तो tan वहां जाके tan इनवर्स होगा, परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स, ये माइनस XC और हमारे पास बेस है R, क्योंकि ये एंगल है हमारे पास। जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो एडजेसेंट लाइन होती है वो हमारे पास बेस होती है, ठीक है। XC को 1/2 पाई FC भी कह सकते हैं, 1/ωc या 1/, चलिए 1/ωc कर लेते हैं, पहले चैनल से चलते हैं पूरे, 1/ωc, और ये भी R है, ये एक फार्मूला ये भी बन सकता है, और ओमेगा को 2 पाई F भी कहा जा सकता है, ओमेगा कहते होते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। सो हमारे पास फेस एंगल आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1/2 पाई FC, और ये हमारे पास R है। सो ये हमारे पास इसका फेस एंगल, यानी अगर हमने एंगल फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास ये वैल्यूज इसकी आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका पूरा टॉपिक था। आई होप आप लोगों ने टॉपिक को एंजॉय किया होगा, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।